हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। यही मेरी कामना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों आपके सामने फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 दोस्तों। पार्ट 7 आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 6 ऑलरेडी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ से आप सब पार्ट 6 देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले के उनमें दोस्तों हमने 1 to अप्रोक्सीमेट 120 तक हमने आर्टिकल उसमें डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 6 में। तो इससे दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने पार्ट वाइज हमने उसमें डिवाइड करके और अपलोड कर दिए दोस्तों बना के आपके लिए। और फिर से आज आपके सामने ये आज का पार्ट 7 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 120 से दोस्तों। 120 से जितने भी हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट, हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आर्टिकल वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं दोस्तों वही हम अपनी वीडियो में डिस्कस किया करते हैं। कोई फालतू का आर्टिकल डिस्कस नहीं करने वाले दोस्तों। तो हमारी वीडियो में सिर्फ यही खासियत होती है कि हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं या कोई कुछ चीज़ लेकर के आते हैं आपके लिए, वो 100% एग्ज़ाम में आओ भी मिलती ही है। कोई फेक क्वेश्चन नहीं लेकर के आते दोस्तों हम आपके लिए, जिससे कि आपका टाइम हो, हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो और हमारा भी टाइम वेस्ट हो, कि हम आपको फेक क्वेश्चन करा जाएं और आपको एग्ज़ाम में कुछ हासिल ना हो, कुछ नहीं मिले है दोस्तों। तो आप हमें भी उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। और हम अगर हम ऐसे करते हैं कि हम आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन कराएं, फेक क्वेश्चन कराएं, तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो दोस्तों और आपका फ्यूचर ख़राब हो। इसलिए हम इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन डिस्कस किया करते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे भाई वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार एक, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें अभी तक बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का अगर आप भी अगर अभी तक हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं दोस्तों, तो लाल रेड का नीचे बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ से सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे फैमिली के मेम्बर बन सकते हैं दोस्तों। और वहाँ से बेल आइकन प्रेस कर लेना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए मेरे भाई शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को, कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके सामने आता है आर्टिकल 122 दोस्तों। 122 आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। ये कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य संविधान द्वारा निहित शक्तियों के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा दोस्तों। जो दोस्तों आर्टिकल 120 है, आप देख सकते हैं 122 आर्टिकल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य संविधान द्वारा निहित शक्तियों के निर्वहन हेतु किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 22 की बात ये कही गई आर्टिकल 22 में। और दोस्तों आपके सामने आता है आर्टिकल 123। आपके सामने 123 आर्टिकल दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। ये कहता है कि संसद के विश्रांति काल में दोस्तों, जब संसद का विश्रांति काल होता है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मान लीजिए जब संसद संसद में विश्रांति काल है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति उसमें होती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो दोस्तों। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह लगे कि कोई अध्यादेश या कानून तुरंत लाने की आवश्यकता है दोस्तों, तो उस समय क्या करता है राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है दोस्तों। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश ला सकता है, उसको अनुमति है। कौन सा आर्टिकल में, 123 में। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है यह अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा दोस्तों। दोस्तों बात को ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी। कहता है कि यह अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद द्वारा बनाया गया। जो संसद द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, जो जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है विश्रांति काल में संसद के, तो उस वो यह अध्यादेश उतना ही दोस्तों प्रभावशाली होगा जितना कि संसद द्वारा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर कहता है कोई कानून यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा दोस्तों। कहता है कि कोई कानून या यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा दोनों सदन इससे मानने से इनकार कर दें, मतलब दोनों सदन अगर इससे मानने से इनकार कर दें तो यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, ठीक है, संसद के विश्रांति काल में, तब उस समय क्या होता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों पर उस चाहें संसद के समक्ष जब रखा जाएगा वो,
तो यह दोनों सदन इसे मानने से इनकार कर देंगे, मान लो संसद के दोनों सदन, ठीक है, तो उस समय यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा दोस्तों, खारिज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, समझ लो। मान लीजिए संसद ने अगर वो अध्यादेश वापस कर दिया, खारिज कर दिया, तो मना कर दिया, तो वो जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी समय उस अध्यादेश को वापस ले सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके 123 आर्टिकल हमने कर लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं 124 आर्टिकल। यार ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एग्जाम में की दृष्टि से। ये कहता है कि आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों जो दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका गठन इसमें 124 में कहा गया है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद आता है 125। आर्टिकल 125 दोस्तों आपके सामने आता है कि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है। आर्टिकल 125 में क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनके वेतन इसमें आते हैं। फिर आपके सामने आगे आता है कि आर्टिकल 126। दोस्तों 126 आर्टिकल जो है ये कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। देखिए बात ध्यान से समझिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है आर्टिकल 126 में। फिर कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। सभी को पता, सभी जानते हैं ये, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों उसमें सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी मैन होता है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश वो होगा अटॉर्नी जनरल, और जो बाकी होंगे सारे वो अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। जो मैन होगा वहाँ का एक होगा, लोग अन्य जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। फिर कहता है कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 31 न्यायाधीश हैं, ठीक है दोस्तों। एज प्रेजेंट में वर्तमान में, यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 31 न्यायाधीश हैं दोस्तों। दोस्तों मैं भी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ये, और आगे को बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से इसको का बार बार चेक करते रहिएगा। यहाँ से न्यायाधीश चेंज भी हो सकते हैं दोस्तों, 31 नहीं रहने वाले। अब तो वर्तमान में है दोस्तों, फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये न्यायाधीश बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में करता है दोस्तों। जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। कहाँ करता है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में करता है, ठीक है दोस्तों, वहाँ करता है ये। आगे कहता है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करता है दोस्तों। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर की क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कह सकता है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह मशवरा लेता है दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश से। किससे लेगा, मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कुछ में आर्टिकल 126 में दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, आगे कहता है सलाह मशवरा करता है, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता दोस्तों होनी चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का सदस्य के मेंबर बनने के लिए उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो उसके बारे में बताया गया है। पहले कहता है कि ये तो सभी में होता है कि भारत का नागरिक हो। फिर कहता है 65 यानी 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। 65 वर्ष तक है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से, ठीक है, तो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें कहता है। फिर कहता है कि मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कहता है कि राष्ट्रपति को दे सकता है, इससे पहले उसे अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए हटाया जा सकता है दोस्तों। मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर रह करके कोई दुरुपयोग कर रहा है दोस्तों, कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 दोस्तों, तो जरूरी है 2/3 के बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है तथा राष्ट्रपति के आदेशों से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है दोस्तों।
दोस्तों बात को मेरी बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी आर्टिकल को याद हो जाएंगे आपके सामने तो आसानी से। अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे और आप अपने ईयरफोन लगा कर बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और उसको एक बार रफ लिख कर देख लेना है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको आर्टिकल 101% आपको याद ही होंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कह सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। क्या होना चाहिए आपका आंसर? राष्ट्रपति। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि तथा यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा दोस्तों। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं है उस टाइम, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति होता है उसके समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है वो। ठीक है, इसमें कहता है दोस्तों। तो अब आता है दोस्तों आपके सामने आर्टिकल 148। तर्जुम करता हूँ मैं इसको। कहता है कि अनुच्छेद 184 दोस्तों, 148 कहता है कि आर्टिकल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। ठीक है, ये कहता है कि यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। जो हमारा महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल के वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। इसे संविधान के अतिक्रमण के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमत से दोस्तों हटाया जा सकता है। अब बात आए इसके हटाने की, किसके? जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है दोस्तों, तो हटाने के लिए, मान लीजिए संविधान के अतिक्रमण के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमत से हटाया जा सकता है इसको। ठीक है, इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। किसका? महालेखा परीक्षक का। वेरी गुड दोस्तों, 6 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। इसका जो वेतन होता है दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है। ठीक है, जितना वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जज का होता है उतना ही वेतन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है दोस्तों। फिर कहता है, रिटायर होने के बाद दोस्तों, रिटायर होने के बाद यह कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता दोस्तों। जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, आर्टिकल 148 में, ठीक है, उसको जो हटाया जा सकता है तो कैसे हटाएंगे? संसद के दोनों सदनों से हटाया जा सकता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, अगर रिटायर होने के बाद ये, जब दोस्तों ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिटायर होता है तो उसके बाद ये कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है यह सरकार के आय तथा व्यय का विवरण रखता है दोस्तों। क्योंकि जब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है कि जितने भी इसके जब आय व्यय होता है, जितना भी खर्च होता है, जितना भी आय खर्च होता है दोस्तों, तो जो जितना भी खर्च होता है वो इसी के हाथ में होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के हाथ में होता है, इसलिए इसको कहीं भी नौकरी करने की अनुमति नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जानता है, इसलिए इसको नौकरी नहीं करने देते कहीं भी इसके बाद। ठीक, होता दोस्तों आपके सामने आर्टिकल 153, 153 आर्टिकल दोस्तों। ये कहता है कि राज्यपाल गवर्नर दोस्तों, जो राज्यपाल गवर्नर दोस्तों इसमें बताया गया है राज्यपाल गवर्नर, आर्टिकल 153 में। अब कहता है कि आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो आर्टिकल 154 में बताई गई है दोस्तों। अब आता है आर्टिकल 155, ये कहता है राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, जो राज्यपाल होता है गवर्नर उसकी नियुक्ति, आर्टिकल 155 में। फिर कहता है अनुच्छेद 156 यानी 156 आर्टिकल में कहता है कि राज्यपाल का दोस्तों कार्यकाल, जो हमारा राज्यपाल होता है दोस्तों उसका कार्यकाल इसमें आर्टिकल 156 में बता दिया गया है। कहता है अनुच्छेद 157 दोस्तों, ये कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए दोस्तों शर्तें। ठीक है, जो राज्यपाल होता है दोस्तों हमारा, उसको नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो उसमें सब बताया गया है। ठीक है, अब आता है दोस्तों आर्टिकल 159, ये कहता है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ इसमें बताई गई है। कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पहली बात, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है दोस्तों। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, उससे ज़्यादा नहीं। फिर कहता है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना होता है वो? वेरी गुड, 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। कहता है कि
पहला कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल के या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे वहीं की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा दोस्तों। अगर ऐसा है तो उसे वहाँ की सदस्यता से दोस्तों इस्तीफा दे देना होगा उसको, ठीक है। और आगे कहता है कि राज्य के राज्यपाल के पास दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह सेना यानी वायुसेना, जल सेना, थल सेना संबंधित कोई शक्ति नहीं होती दोस्तों। जैसे जो हमारी सेनाएं होती हैं दोस्तों, आपको पता ही है 3 सेना होती हैं, कौन कौन सी? वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है। तो इसकी यानी किसके अंडर में आती हैं ये? तो आती हैं राष्ट्रपति के अंडर में, ठीक है। राज्य के राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह सेना संबंधी कोई शक्ति नहीं होती दोस्तों, तथा यह हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है। कौन? राज्यपाल हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेगा दोस्तों। अगर राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के जजों की मान लीजिए नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, परंतु हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते समय फिर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से की सलाह लेगा जरूर, ठीक है। राज्यपाल सीएम, मंत्रिपरिषद तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है दोस्तों। कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल होता है दोस्तों वो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद तथा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के पास आपातकाल संबंधी कोई शक्ति नहीं होती दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल के पास कोई आपातकाल शक्ति नहीं होती है, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर दोस्तों। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपना शासन लगा सकता है और कहीं नहीं लगा सकता, ठीक है। फिर कहता है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगता है दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं। बाकी सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, सिर्फ एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और हर राज्य में, भारत के हर राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। वेरी गुड दोस्तों। फिर कहता है कि राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी किसी की सजा कम, माफ या थोड़ी या बदल सकता है दोस्तों। जिस तरह दोस्तों हमारे राष्ट्रपति को आदेश होता है कि मान लीजिए किसी की सजा है वो कम कर सकता है, ठीक है, माफ कर सकता है या बढ़ा सकता है, ये उसके हाथ में है। उसी तरह हमारा राज्यपाल होता है दोस्तों, वो भी किसी की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है या थोड़ी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है दोस्तों, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने कवर कर ली हैं अनुच्छेद कितने? वेरी गुड, 159 दोस्तों। 159 आर्टिकल आज दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। अगर मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे और अपना जीके में स्कोर हाई कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा अच्छे से।